गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन एक्सप्रेस हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉमर्स के एमसीक्यू में यूजीसी नेट, जीआरएफ और सेट एग्जामिनेशन के एमसीक्यू है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी सोशल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी पर्सनल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये जो तीन है वो कंपोनेंट है, बट पर्सनल एनवायरनमेंट इज नॉट अ कंपोनेंट. So here answer is option number D. Next, MCQ number 2. The concept of balance of payment include which of the following? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा इंक्लूड होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट, हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, विच एक्ट गवर्न कंपटीशन एंड एंटी मोनोपोली लॉ इन इंडिया। अब एंटी मोनोपोली लॉ के लिए कौन सा, मोनोपोली लॉ के लिए इंडिया में कौन सी गवर्न कंपटीशन है? ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी कंपनी एक्ट, ऑप्शन नंबर सी कंपटीशन एक्ट, ऑप्शन नंबर डी सेबी एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट और सेबी एक्ट, ये तीनों जो है वो नहीं आएंगे, बट यहाँ ऑप्शन नंबर बी कंपनी एक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी कंपटीशन एक्ट, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर्स है? तो ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी कोटास, ऑप्शन नंबर सी सब्सिडरीज, ऑप्शन नंबर डी कस्टम ड्यूटी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कोटास, ये जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, एफडीआई स्टैंड फॉर। अब एफडीआई का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जो हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ल्यूका पैसिलियो। द ल्यूका पैसिलियो ऐसे पर्सन थे कि जिन्होंने अकाउंट के लिए डबल एंट्री सिस्टम दी, और उनकी डबल एंट्री सिस्टम से ही हमारी अकाउंट जो है वो जनरेट हुआ है। तो स्टूडेंट, ल्यूका पैसिलियो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अकाउंटिंग लिक्विडिटी रिफर्स टू। अब लिक्विडिटी है क्या? आप कोई भी कंपनी की जो एबिलिटी देखते हो शॉर्ट टर्म के लिए, इट इज़ कॉल्ड दी लिक्विडिटी। तो स्टूडेंट, अब लिक्विडिटी को समझना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेब्ट, ऑप्शन नंबर बी कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन नंबर सी कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए देखी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, डेप्रिशिएशन इज कंसिडर अ। अब डेप्रिशिएशन किस में कंसिडर हो रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स असेट्स,
करंट लायबिलिटी। तो डेप्रिसिएशन हमें पता ही है कि जो असेट्स है उसमें से हम कुछ टाइम यूज़ करने के बाद जो उसका यूसेज की वैल्यू हम निकालते हैं और वो डिडक्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, straight line depreciation and WDV method. Or depreciation, it is also considered in indirect expenses. So here option number B is the correct answer. Next, in auditing, an internal audit refers to. अब ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिट है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, एन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी, a routine audit conducted by the company itself. Option number C, an audit conducted by the government. Option number D, an audit for tax purpose. तो इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी अपने रूटीन के लिए मेंटेन करती है। तो यहाँ पर कंपनी खुद अपने आप मेंटेन कर दे, कंपनी ऑल्सो मेंटेन इटसेल्फ। सो ऑप्शन नंबर बी, routine audit conducted by the company itself, it is called the internal audit. Next, MCQ number 10, which method of depreciation result in a uniform change to profit and loss account? अब कौन सी जो मेथड है वो यूनिफॉर्म चेंज रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस मेथड। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऑप्शन नंबर डी, सम ऑफ द डिजिटल मेथड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ करेक्ट आंसर, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट क्राइटेरिया प्रोहिबिट्स। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें सबको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए, एज अ प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, एज अ प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, एज अ डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तब डिमांड डिक्रीज होगी, तो इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द डिमांड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन से पॉइंट को कहेंगे? तो हमने ये चार्ट बहुत बार देखा है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो हमें पता है कि ये रेवेन्यू है और इट इज़ कॉल्ड दी कॉस्ट। तो यहाँ पर जो आएगा रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। तो वो जो सिचुएशन है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, MCQ number 13, in economics the term elasticity refers to। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, responsiveness of quality of demanded to a change in price, inelastic supply curve, C, fixed cost, D, the time taken to product goods. So here option number A, responsiveness of quality of demand to change a price. Option number A is the correct answer. Next, MCQ number 14, opportunity cost refers to। अब opportunity cost है क्या? जब आप कहीं एक जगह पर काम कर रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है और आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट ऑल्सो गेटिंग द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, तो आप क्या करोगे? आप एक ऑप्शन को नहीं लोगे, आप बेस्ट में भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करोगे। इट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स। ऑप्शन नंबर सी, cost of hiring more labor.
ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरी है, और जब आप तीसरी भी अपॉर्चुनिटी मिल रहे हो तो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एक बेस्ट और छोड़ रहे हो, इट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो हियर आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 15, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म नो मार्केट पावर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सम मार्केट पावर, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट मार्केट पावर, ऑप्शन नंबर डी ज़ीरो कंपटीशन। तो ज़ीरो कंपटीशन मोनोपोली में होता है, नो मार्केट पावर ऐसा नहीं होता है, सम मार्केट पावर। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 16, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? तो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि उनकी वेल्थ इंक्रीज करे। जितनी वेल्थ वो क्रिएट करेगा उतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमाइज द फर्म प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमाइज द फर्म वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज द रिस्क, ऑप्शन नंबर डी एंश्योर क्वालिटी। सो हियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमाइज द फर्म वेल्थ। नेक्स्ट MCQ नंबर 17, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? स्टूडेंट हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है तब ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल को अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कई बार वो अपने कैपिटल को इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिबेंचर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेफरेंस शेयर में, एंड सम ऑफ द अमाउंट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन अ डेप्ट। तो ये जो प्रपोर्शन है इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए अ मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यूज बाय द फर्म, ऑप्शन नंबर बी द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म डेप्ट, ऑप्शन नंबर डी ओनली इक्विटी कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी ओनली इक्विटी कैपिटल नहीं आएगा। कंपनी अकेली इक्विटी कैपिटल के साथ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर भी रखती है। लॉन्ग टर्म डेप्ट इट इज़ ये रॉन्ग आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें पता है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन में जो कैपिटल चाहिए इट इज़ कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, तो वो भी नहीं आएगा। मिक्स ऑफ द डेप्ट एंड इक्विटी यूज टू द फर्म इट इज़ कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट 18, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड द होल्डर टू राइट टू बाय शेयर एट अ फ्यूचर ड्यू डेट इज कॉल्ड। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब फ्यूचर के लिए डेट ले रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी डिबेंचर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी स्टॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ। वर्किंग कैपिटल किसके साथ है? मैंने पहले ही बोला था कि जब डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हो फाइनेंस इट इज़ कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी मर्जर एंड एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशन। नेक्स्ट MCQ नंबर 20, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्व। अब डिविडेंड पॉलिसी में क्या डिसीजन जो है वो इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर सी सेलिंग बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी एक्विजिशन ऑफ असेट्स। जब आप कोई भी कंपनी डिविडेंड पॉलिसीज बनाती है और उसके डिसीजन ले रही है तो कंपनी जो अर्न कर रही है उसमें से कितने परसेंटेज जो अर्निंग है वो शेयर होल्डर को देगी।
ये जो पॉलिसी इट इज़ कॉल्ड द डिविडेंड पॉलिसी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू शेयर होल्डर, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 21, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4P मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिलिप कॉटलर ने दिया है 4P ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ द 4P। स्टूडेंट याद रख लेना इसे। उसके बाद है MCQ नंबर 22, मार्केट सेगमेंटेशन रिफर्स टू। अब मार्केट सेगमेंटेशन में क्या इंक्लूड होता है, तो हमें पता ही है कि किसी मार्केट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना सेगमेंट वाइज, इट इज़ कॉल्ड दी सेगमेंटेशन। मैं आपको सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल दूँ, मॉल। आप डीमार्ट में जा रहे हो और आप डीमार्ट में देखो सेक्शन अलग अलग हैं। का आपको क्लोथ सेक्शन जाना है तो क्लोथ अलग है, आपको ग्रोसरी सेक्शन जाना है तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट सेगमेंट। आप क्लोथ में भी देखो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इट इज़ कॉल्ड दी मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। कस्टमर की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग अ प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन देखना है तो डिफरेंट प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर के नीड के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड द मार्केट सेगमेंटेशन। सो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 23, ब्रांड इक्विटी रिफर्स टू। अब ब्रांड इक्विटी किसे कहेंगे, द वैल्यू ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ द ब्रांड बेस्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी, द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल असेट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ ब्रांड बेस्ड ऑन कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर आपकी ब्रांड के बारे में क्या सोच रहा है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रांड इक्विटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, टाटा की प्रोडक्ट है तो टाटा को ही सुनकर पॉजिटिव है, यहाँ पर टाटा का नाम सुनकर ही कस्टमर अपना परसेप्शन बना देंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, इट इज़ कॉल्ड दी ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट MCQ नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। ऑप्शन नंबर बी, अ कंपनी गिविंग फ्री सैंपल टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्सरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट। ऑप्शन नंबर डी, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेल्स प्रमोशन है तो बहुत तरीके के सेल्स प्रमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कंपनी गिविंग फ्री सैंपल टू द कस्टमर, ये आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 25, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस आर। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस कितने होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस कितने होते हैं। तो आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, तो फर्स्ट स्टेज होता है इंट्रोडक्शन का, कि जहाँ पर आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। आफ्टर सम टाइम ये ग्रोथ की तरफ जाता है, ग्रोथ की तरफ जाने के बाद कोई एक ऐसी सिचुएशन है, फिर वहाँ पर मैच्योरिटी आती है, फिर कुछ टाइम के बाद ये डिक्लाइन होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो है वो 4 स्टेजेस है स्टूडेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, उसके बाद है मैच्योरिटी और उसके बाद है डिक्लाइन। तो ये चारों 4 स्टेज आप याद रखना। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट होता है और डिक्लाइन में एंड होता है, और ग्रोथ बढ़ता है, फिर कुछ फॉलिंग होता है, उसके बाद डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आप इसे सीक्वेंस में ही याद रखना, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही आप याद करना, कोई आंसर जब भी आएगा आपको सीक्वेंस में ही देना है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट, MCQ नंबर 26, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसके साथ कंसर्न करता है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, मैनेजिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी, बजटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो एसोसिएट विथ पीपल। तो आप क्या कर रहे हो? पीपल को मैनेज कर रहे हो, पीपल को डेवलप कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैनेजिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 MCQ, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व। अब जॉब एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व होगा? एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, collecting information about job duty and skill required, reviewing market performance, studying employee behavior। तो जॉब एनालिसिस है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, आपको जॉब की क्या इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है, ड्यूटी क्या है वो कलेक्ट करना है, और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी, collecting information about job duty and skill requirement is the answer. Next, MCQ number 28, the purpose of performance appraisal is to। अब परफॉर्मेंस अप्राइजल का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस अप्राइजल को समझना है कि कोई एक एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आफ्टर 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो किस तरीके से काम कर रहा है वो देखेगी। इट इज़ कॉल्ड दी परफॉर्मेंस अप्राइजल। और ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन उसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब जो उनके जॉब है उनको परफॉर्म कर रही है और उनके हिसाब से उनका इंक्रीमेंट करेगा। इट इज़ कॉल्ड दी जॉब परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर बी, असेसिंग एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी, प्लान फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर डी, डिटरमाइनिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, assessing an employee's job performance is the correct answer. Next, which theory is related to the employee motivation? एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ कौन सी थ्योरी जो है वो रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड, ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर्स 5 फोर्स, ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर डी, कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी। तो मोटिवेशन के साथ यहाँ पर एक ही है, मैस्लो हायरार्ची ऑफ द नीड, जिन्होंने 5 स्टेज दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज एम एट। अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का एम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल एंड competencies, B, reducing workforce, C, cutting operational cost, D, increasing production। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना यानी एम्प्लॉय की स्किल को बढ़ाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट द मॉनेटरी सप्लाई इन द इंडिया? इंडिया में मनी सप्लाई इन इंडिया, मनी सप्लाई को कौन सी इंस्टीट्यूट रेगुलेट करती है? तो हमें सबको पता है कि इंडिया में मनी सप्लाई
को रेगुलेट करने वाली सिर्फ और सिर्फ RBI है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 32, CRR refers to. So MCQ option number 1, percentage of cash that bank must keep with themselves. Option number B, percentage of total deposit bank must maintain with the RBI. Option number C, percentage of loan that can be distribute. Option number D, none of above. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन विद द RBI इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग असेट रेफर टू। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होती हैं? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी स्टूडेंट पता है, तो ऑप्शन नंबर ए, असेट दैट हैव बीन फुल्ली पेड, असेट जो फुल्ली पेड है वो। ऑप्शन नंबर बी, लोन और एडवांस इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट इज ओवरड्यू। ऑप्शन नंबर सी, असेट दैट हैव डेप्रिसिएटेड। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लोन और एडवांस इन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट इज ओवरड्यू। उसके बाद है MCQ नंबर 34, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इज। कॉमर्शियल बैंक को कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है? तो लोन और इंटरेस्ट में से। ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। ऑप्शन नंबर बी, सर्विस चार्जेस। ऑप्शन नंबर सी, पेनल्टीज। ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। अब डेवलपमेंट बैंक कौन सी है इंडिया में? तो सबसे पहले ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और HDFC। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC, ये जो बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है, नाबार्ड इज द डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट MCQ, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विथ डिडक्शन ऑफ डोनेशन मेड टू सर्टेन फंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर सेक्शन 80C, सेक्शन 80G, सेक्शन 80D, सेक्शन 80U। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 80G इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आज हम इतने MCQ हमने कवर किए हैं। तो हमारा वीडियो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।